डिस्कस की है वो है मास एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज वेट. So have you any idea about the mass and weight? क्या होता है? How can we define the mass of a substance? मोहम्मद बता सकते हैं व्हाट इज मास ऑफ द सब्सटेंस? किसी चीज का वजन. ओके, तो वजन तो फिर उसको वेट नहीं बोलेंगे. तो वेट और मास सेम है या डिफरेंट है? एटम का वेट होगा. चलिए, और कोई अबाउट मास और वेट को किन ऑपरेटर्स के थ्रू मेजर करते हैं? आइडिया है? मास और वेट को किन ऑपरेटर्स के थ्रू मेजर करते हैं? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है मेरा कि मास का यूनिट क्या होता है और वेट का यूनिट क्या होता है? ओके, तो मास का क्या होता है? मास का क्या होता है? देखिए, एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपने देखा होगा कि जब स्कूल में आपके हेल्थ कार्ड बनते हैं, जब आपका स्कूल शुरू होता है तो स्टार्टिंग में क्या बनता है? हेल्थ कार्ड बनता है ना. तो उसके अंदर सबसे पहले आपकी हाइट मेजर होती है, फिर आपका वेट मेजर होता है, और वेट के अंदर जो भी आपका वेट आता है उसको केजी में लिख देते हैं. 50 kg, 60 kg, 70 kg. तो केजी तो यूनिट होता है मास का. किसका यूनिट होता है? मास का. तो वेट के लिए भी यूनिट केजी क्यों लगाते हैं? सोचा कभी आपने? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, ज्यादा भारी है या उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप जैसे आप कोई हैवी चीज ले लो, जैसे आपने फ्लोर ले लिया. फ्लोर जैसे आटा है, घर पे पीसा के आप लेके आते हैं या रेडीमेड का बैग लेके आते हैं, तो वो भी आप 10 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो का, 100 किलो का लेके आ सकते हैं. आपकी जो अनाज की बोरी होती है वो 100 किलो की भी होती है, तो वो आपके वजन से तो ज़्यादा ही है. तो फिर ज़्यादा वजन है तो केजी और कम वजन है तो अलग यूनिट, ऐसा तो लॉजिक नहीं होना चाहिए आई थिंक. तो चलिए, मेरी तरफ से आज के लिए आपके एक असाइनमेंट हो गया. आपको सर्च करना है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से सर्च करें. इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, किसी बुक को यूज़ कर सकते हैं कि वेट जो होता है, वेट को भी हम, वेट का यूनिट भी केजी क्यों यूज़ कर रहे हैं. अभी मैं डिस्कस करूंगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास का यूनिट क्या है, वेट का यूनिट क्या है. बट आज के लिए आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है, आप जहां से चाहें वहां से आप सर्च करें कि मास के लिए यूनिट केजी है और वेट के लिए भी हम, आपने देखा होगा अब तक, आपने कितने सालों से आपका स्कूल में हेल्थ कार्ड बनता है, तो वेट के पीछे, वेट के आगे ब्लैंक स्पेस दे रखा होता है, पीछे यूनिट लिखी होती है केजी. जबकि वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन. क्या होती है? न्यूटन. क्योंकि वेट एक तरीके का फोर्स होता है. क्या होता है? फोर्स होता है. तो देखिए, व्हाट इज मास? मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर present in substance is called its mass. किसी भी सब्सटेंस में मैटर का कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितना मास, कितना मैटर प्रेजेंट है,
quantity of matter present in the substance is called its mass. ठीक है, its SI unit is किलोग्राम। इसका SI यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? हाँ जी, क्या था, याद है? कुछ आइडिया है? मोहम्मद, आपको पता है बेटा? याद नहीं है? देखिए, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड अ मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर। और जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर। अब जैसे मास को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड ही चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो वो क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और मास को हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? इट कैन बी मेजर थ्रू फिजिकल बैलेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं बीम बैलेंस। अब बीम बैलेंस को नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तराजू। क्या बोलते हैं? तराजू देखा है आप सब लोगों ने? ठीक है, इस तरीके का एक लीवर रहता है, ये बीच में ये पॉइंटर, और इस तरीके से एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके का आपका एपरेटस होता है। ठीक है, यहाँ पर नोन मास रखते हैं, उतना ही नोन यहाँ पर वेट रख देते हैं, 1 kg, 5 kg, 20 kg, जो भी रखना है, इस तरफ उतना ही मास यहाँ प्लेस कर देते हैं। जैसे ये पॉइंटर न्यूट्रल हो जाता है, बीच में आ जाता है सेंटर में, तो हमारा रिक्वायर्ड मास मेजर हो जाता है। तो वो डिवाइस क्या बोली जाती है? फिजिकल बैलेंस या फिर बीम बैलेंस। तो मास को मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? फिजिकल बैलेंस। इज इट क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मास के लिए और क्या होता है? दैट वैल्यू ऑफ मास, मैग्नीट्यूड ऑफ मास डजंट चेंज एज यू चेंज द प्लेस। प्लेस टू प्लेस मास की वैल्यू सेम रहती है। जैसे आपने 10 kg फ्लोर परचेज किया और उस 10 kg फ्लोर को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रेवल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो आपका मास सेम रहेगा। मास की वैल्यू 10 kg है पोल पर, तो इक्वेटर पे भी मास की वैल्यू 10 kg ही रहेगी। सो वैल्यू ऑफ मास, मैग्नीट्यूड ऑफ मास नेवर चेंज एज यू चेंज द प्लेस। प्लेस टू प्लेस मास की वैल्यू सेम रहने वाली। इज इट क्लियर ऑल द पॉइंट्स अबाउट द मास? अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है वेट ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ द सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वेट ऑफ द सब्सटेंस, और वेट ऑफ द सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं w से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? w से। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है? हाउ कैन वी डिफाइन इट? दैट इज, इट इज इक्वल टू force exerted by earth. It is equal to the force exerted by the earth on the object placed on its surface towards its center. आप सब लोगों को पता है, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। तो क्या करती है अर्थ जो है, जैसे ये अर्थ ले लो, तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? पुल करती है कि नहीं करती है? जैसे ये अर्थ ले लिया, अर्थ का मास m ले लिया, इसकी रेडियस r ले ली, एंड दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, स्मॉल m, प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस। तो एवरी ऑब्जेक्ट
which is placed on earth surface is attract towards the center of the earth. तो अर्थ जो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है वो फोर्स क्या बोला जाता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है W, एंड W इज इक्वल टू m इंटू जी. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन क्या होता है? m इंटू जी. जी क्या है आपका? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. याद आ रहा है? 9th में पढ़ा था आपने. जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आपका क्या हुआ? वेट. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना? तो वेट ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस टुवर्ड्स इट्स सेंटर. तो वो क्या बोला जाता है? वेट ऑफ द सब्सटेंस. क्या बोला जाता है? वेट ऑफ द सब्सटेंस. और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? देखिए ये एक तरीके का फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन. तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. मतलब जिसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए. तो ऐसी क्वांटिटी है आपकी वेट. ठीक है. और वेट को मेजर करने के लिए हम कौन सा एपरेटस यूज करते हैं? अभी एनी आइडिया? वेइंग स्केल, या फिर इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. आपने देखा होगा घर पे रद्दी वाला जो आता है तो अपने साथ वो स्प्रिंग बैलेंस लेके आता है कि नहीं? स्प्रिंग लगी रहती है. आप लैब के अंदर भी वेट वगैरह मेजर करते हैं तो क्या करते हैं? हुक से क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को अटैच कर देते हैं. ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से उस पर अटैच जो स्प्रिंग होती है वो क्या होती है? एक्सटेंड होने लगती है. ठीक है. इस तरीके का एपरेटस होता है. ये अंदर की तरफ स्प्रिंग लगी रहती है और यहाँ मेजरमेंट दे रखे होते हैं. जैसे ही आप इस पर वेट अटैच करते हैं तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड होती है. तो इससे अटैच जो पॉइंटर है वो अपना इंडिकेशन बता देता है कि नहीं? तो वेट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस. और वेट की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है. वेट ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज इट्स वैल्यू प्लेस टू प्लेस. पोल से इक्वेटर पे जाएंगे तो क्या होगा? आपका वेट बढ़ेगा या कम होगा? आपने कोई वैल्यूएबल चीज पोल पे परचेस करी और उसको इक्वेटर पे जाके सेल आउट किया तो क्या होगा? पोल से इक्वेटर जा रहे हैं, पोल कम हो जाएगी. क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्योंकि अर्थ का शेप कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है. तो पोल की रेडियस छोटी होती है और इक्वेटर की रेडियस बड़ी होती है. ये इक्वेटर की रेडियस है, सॉरी पोल की है, और ये इक्वेटर की है. तो पोल से इक्वेटर पे आएंगे, रेडियस बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से वेट कम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वेट कम हो जाएगा. क्योंकि जी की वैल्यू कम हो जाती है. जी की वैल्यू कम होते ही आपका वेट का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. यानी आपने कोई भी वैल्यूएबल थिंग परचेज किया है, जैसे गोल्ड वगैरह परचेज किया है, और वो आप पोल से इक्वेटर पे लाएंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा. वेट चेंज हो जाता है. माइनर सा चेंज है, लेकिन वो माइनर सा चेंज भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? बहुत ही आपका क्या हो जाएगा? आपके लिए लॉस जैसा हो जाएगा. जैसे आपने गोल्ड या डायमंड या ऐसे कुछ परचेज किया है तो उसके लिए आपको काफी नुकसान हो जाएगा. तो अब मेरा जो क्वेश्चन था मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि हमने यहाँ बोला है कि वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है, फिर भी हम वेट के लिए यूनिट जो है, आपने जहां पर भी देखा होगा, वेट के लिए यूनिट जो है वो केजी लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं? केजी लगा देते हैं. क्या रीजन है? देखो सारे लोग तो गलती कर नहीं रहे हैं. 2 लोग कर सकते हैं, 10 लोग कर सकते हैं, 50 लोग कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग तो गलती नहीं कर रहे हैं. सही है कि नहीं? तो क्या रीजन है?
आपको कल तक की क्लास, कल मैं आपको वापस से पूछूंगा, आप कहीं से भी चाहें आप सर्च कर सकते हैं। मुझे जैसा भी आप हो एक बार एफर्ट करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। थर्ड है volume of substance. So how can we define a volume of substance? The space occupied by the substance is called its volume. कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम बोला जाता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। और इसकी सीजीएस यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम का प्रैक्टिकल यूनिट जो हम केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं वो यूज करते हैं लीटर। क्या यूज करते हैं? लीटर। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1/1000 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। नॉर्मली आप केमिस्ट्री के अंदर जब भी वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का देखेंगे तो उसका वॉल्यूम प्रैक्टिकली लीटर में ही दे रखा होगा। आप भी घर में कोई भी लिक्विड परचेज करते हैं, जैसे पानी की बोतल परचेज किया तो लीटर में होता है, ऑयल परचेज किया तो उसका जो पैकेट आता है उसका वॉल्यूम लीटर में होता है, आपने घी परचेज किया या मिल्क परचेज किया या कर्ड परचेज किया तो सबके वॉल्यूम या तो लीटर में होते हैं या फिर एमएल में होते हैं कि नहीं? तो प्रैक्टिकल यूनिट जो आपकी वॉल्यूम की है वो लीटर में एक्सप्रेस होती है। और 1 लीटर होता है 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1/1000 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? ठीक है। सो दैट इज अ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, अब वॉल्यूम को किसके थ्रू मेजर करते हैं? वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? आपने लैब के अंदर यूज करी होगी, एक डिवाइस होती है, ग्लास बीकर होता है इस तरीके का, और उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। क्या बोलते हैं? इस पर इस तरीके से मार्किंग करी हुई होती है, इस तरीके से मार्किंग की हुई होती है, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। तो दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। लिक्विड हो या सॉलिड हो। सॉलिड का कैसे करेंगे? जैसे हम क्या करेंगे, कोई भी एक लिक्विड क्या कर देंगे, किसी एक लेवल तक फिल कर देंगे, फिर क्या करेंगे, जैसे ही उसके अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ऐड करेंगे, जैसे आपने कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट थ्रेड के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट किया, जैसे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, उस लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जैसे आपने एक स्टोन लिया और स्टोन का आपको वॉल्यूम चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिक्विड का ऐड कर देंगे, फिर उसके अंदर सॉलिड इंसर्ट करेंगे। जैसे ही सॉलिड कंप्लीटली इंसर्ट होगा तो लिक्विड का लेवल रेज हो जाएगा। तो लिक्विड के वॉल्यूम में जो चेंज आया वो चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड का वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? सॉलिड का वॉल्यूम। इज इट क्लियर? ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। So density of substance is the ratio of mass of substance to the volume of substance। इसका जो रेशियो होता है वो क्या बोला जाता है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्या बोला जाता है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस।
mass of the substance to the volume of the substance. That ratio is called density of the substance. ठीक है, तो डेंसिटी को हम यूज करते हैं D इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब. तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, और इसका सीजीएस यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब. ये रेशियो आपको याद रखना है. दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. इज इट क्लियर? हाँ बताइए. हाँ, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ये कन्वर्जन आपको सीखना है कैसे आया है. देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. अब इन दोनों को डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा. 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने हो जाएंगे? 10 टू द पावर 6. अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यही रिलेशन बन के आएगा. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, वो है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. तो क्या होता है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस? आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की जो हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री है वो क्या बोली जाती है? उसका टेम्परेचर. बट टेम्परेचर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है बी. दिस इज सब्सटेंस ए इज एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड और सब्सटेंस बी जो है वो है T2 डिग्री सेंटीग्रेड. बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड नियर बाय टू ईच अदर. और मैंने क्या बोला कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर देन T2 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज्यादा है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मास से. तो आप मुझे बता सकते हैं हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगा? वेयर विल बी द हीट एनर्जी इज फ्लोइंग? कहां से कहां फ्लो करेगी हीट एनर्जी? लोअर टेम्परेचर बॉडी से. हाँ, डेफिनेटली. तो आपकी हीट एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी से क्या होगी? कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होगा. सो हीट एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. तो हमने डायरेक्शन जो है, हाउ कैन वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी? वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. हमने क्या बोला कि हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करेगी, और तब तक फ्लो करेगी जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. सो टेम्परेचर के बेसिस पे हमने क्या किया? डिसाइड किया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी. तो आप जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में आए तो टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होगा? दैट इट इज अ थर्मोडायनामिक वेरिएबल. It is a thermodynamic variable which defines the direction of flow of heat energy. जो क्या बताता है? हीट एनर्जी की फ्लो की डायरेक्शन बताता है कि हीट एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर. Is it clear? Now, how can we measure the temperature of substance?
टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए हम क्या डिवाइस यूज करते हैं? थर्मोमीटर। और डिफरेंट स्केल्स जो टेम्परेचर मेजरमेंट की होती है वो 3 स्केल रहती हैं, डिफरेंट स्केल्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। 3 स्केल्स रहती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पहली स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट दूसरी स्केल, और केल्विन तीसरी स्केल। ये 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो देखिए डिग्री से हर एक स्केल के अंदर क्या होता है, एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और अपर लिमिट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपका लोअर लिमिट क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, और अपर लिमिट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 से 100 डिग्री का ये जो रीजन है, इट विल बी डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। Each part is known as 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 100 का जो रीजन है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेकेंड स्केल आती है आपकी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है? लोअर लिमिट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और अपर लिमिट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये जो बीच का रीजन है that is divided into 180 equal parts, and each part is 1 degree Fahrenheit. और केल्विन स्केल के अंदर क्या होता है? लोअर लिमिट होता है 273 केल्विन, अपर लिमिट होता है 373 केल्विन, और जो ये रीजन होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। Each part is known as 1 Kelvin. तो ये 3 स्केल्स होती हैं टेम्परेचर मेजर करने की, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब आपको एक स्केल का रिलेशन आपको पता ही होगा, ये समझ में आया आप लोगों को बेटा? अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन आपको पता है। डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन, सॉरी, ये रिलेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। जो भी टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर इन केल्विन। और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, इसमें से 273 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 273 ऐड करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में तो टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा, और केल्विन टेम्परेचर में से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब दूसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या रिलेशन है? तो टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। जैसे देखिए टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 9/5 इंटू 25 प्लस 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 25 कैंसिल हो गया, 5 आया, 45 प्लस 32 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। इज इट क्लियर? So these are the certain physical properties of substances. Any doubt in that part? Confirm? ठीक है।